आप बेफिक्र से जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम डाइवल्ज कर सकते हैं, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। या पाकिस्तान की तरफ जो भी हम गोलाबारी चल रही थी उनका ऑब्जर्वेशन करके सही जगह पे अपना आर्टिलरी फायर लाना, ये सब काम हम उस तरफ कार्यरत थे। उसी टाइम हमारा नेक्स्ट प्रमोशन हुआ फुल कर्नल के रैंक में, और भारतीय सैन्य की 5 रेजिमेंट में से एक ऐसी रॉकेट रेजिमेंट में हमें कमांड करने का मौका मिला गया। तो सैनिक स्कूल में अभ्यास करने के बाद हम उन 104 स्टूडेंट्स में से हम सिर्फ 4 स्टूडेंट्स थे जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले पाए थे। उसके बाद पटियाला पंजाब में, राजस्थान के डेजर्ट्स में, नागालैंड के जंगलों में बहुत फ्लाइंग करी। आपको पता भी नहीं लगता है कि आप एक यंग बॉय जब तक 16 साल 17 साल की उम्र में ज्वाइन करते हो, और जब आप वहाँ से पास आउट होते हो 19-20 साल की उम्र में, आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। हम बहुत ही कम उम्र में, लगा लो करीब 20 साल की उम्र में, हमें सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया गया था। उसी दौरान 1982 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई, जब खालिस्तान डिमांड करने वाले अपने जो मिसगाइडेड ब्रदर्स थे, उन्होंने हरमिंदर साहब, जो कि स्वर्ण मंदिर का बहुत ही पवित्र स्थल है, वहाँ पे अपना किला बनाया। ना तो आप दुश्मनों से लड़ रहे थे, आप सिर्फ अपने मिसगाइडेड ब्रदर्स के साथ लड़ रहे थे, जो कि अपने एडवर्सरीज है, पाकिस्तान या चाइना, उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी हुई थी। आपने कश्मीर फाइल मूवी देखी है, उसी वक्त को दर्शाती है जब ये सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मल से बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। सर, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप गुजराती है, तो कहीं ना कहीं गुजरात के लोग जो है उसको ऐसा कहा जाता है कि वो बिजनेस पीपल है, लेकिन मैंने काफ़ी सुना है कि काफ़ी गुजराती सभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में है। तो इसके बारे में आप बताइए कि गुजरातियों का इंडियन डिफेंस में क्या प्रदान है। ये एक मिसनोमर है कि गुजराती लोग आर्मी नहीं ज्वाइन करते हैं या डिफेंस फोर्सेस में नहीं जाते। ऐसा नहीं है, क्योंकि फौज में ना कोई रिजर्वेशन है। ये सरकार के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये फील्ड भी ऐसा है जहाँ पे जो रिजर्वेशन मांगते हैं उनको बताइए कि रिजर्वेशन लेना है, फौज में क्यों नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज, IAS, IPS, मेडिकल, इंजीनियर, हर जगह रिजर्वेशन चाहिए। फौज में कोई रिजर्वेशन नहीं मांगता, क्योंकि वो टफ दुनिया है। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्पीक बिंदास में। आज के हमारे गेस्ट है कर्नल PP व्यास, और आज हम सर के आर्मी में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ आर्मी में क्या है, एयरफोर्स में क्या है, नेवी में क्या है, जिसको जो स्टूडेंट्स है जिसको इसमें जाना है तो उसको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें के बारे में हम जानेंगे। तो सर, आपका स्पीक बिंदास में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा हार्दिक अभिनंदन है स्पीक बिंदास चैनल को। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको इन चीज़ों से अवगत कराए जा रहे हैं जिसके बारे में आप अपने व्यूअर्स को, अपनी प्रेक्षकगण को कुछ बताना चाहते हो। आप बेफिक्र से जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम डाइवल्ज कर सकते हैं, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, जिससे कि आपके व्यूअर्स, यंगस्टर्स, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनके पेरेंट्स जो कि आर्मी और नेवी और एयरफोर्स के बारे में या कोस्ट गार्ड के बारे में या दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बहुत ही कम जानकारी हासिल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा और उनका नॉलेज बढ़े और उनको हम और फ़ायदा पहुंचा सकें। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो सर आपसे ये रहेगा कि आपकी जो आर्मी में जर्नी रही है उसका आप हमको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने कहाँ से शुरू किया और फिर कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई और वहाँ पे आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है आपने। किसी भी इंसान के जीवन में अगर आप शुरुआत देखो जो कि मीडियोकर क्लास या लो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से है, उनकी जर्नी हमेशा एक बहुत ही नीचे दर्जे की सीढ़ी से शुरू होती है। जैसे कि मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरा चाइल्डहुड, बचपन मेरा गांव में बीता। गांव की प्राथमिक शाला से
मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद राजकोट में 2-3 साल पढ़े और 5th के बाद सैनिक स्कूल बालाचड़ी में मैंने अभ्यास किया। वो अभ्यास ख़त्म करते ही नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि एक बहुत ही इंडिया यूनिक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कैडेट्स को साथ में ट्रेनिंग दी जाती है। इसका जब जिक्र किया जाए थोड़ा सा, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज्ञात हुआ था कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे तीनों पांख, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इनके अगर शुरुआत से इन अफसर साहिबान को साथ में रखा जाए तो कोऑर्डिनेशन लड़ाई के दौरान बहुत अच्छा हो सकता है। और इसी की बदौलत इस नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको हम अगर हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, का जन्म हुआ था। और उस इंस्टीट्यूट में फीड करने के लिए ही मिस्टर के.वी. कृष्ण मेनन ने सैनिक स्कूल का एक जुम्बिश चलाई थी और हर एक राज्य में एक एक सैनिक स्कूल उन्होंने उस टाइम पे बनाई थी। यह है करीब 1961 की बात। तो सैनिक स्कूल में अभ्यास करने के बाद हम उन 104 स्टूडेंट्स में से हम सिर्फ 4 स्टूडेंट्स थे जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में दाखिला ले पाए थे। उस उम्दा इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करने के बाद हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी में गए। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ट्रेनिंग के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्रेजुएशन की भी हर कैडेट को ट्रेनिंग दी जाती है। उनका एजुकेशन ताकि सिविल लोगों के साथ अट पार रहे, इसलिए वहाँ पे उनके एकेडमिक सेशन में उनको हर एक सब्जेक्ट से अवगत कराया जाता है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, सोशल साइंस स्ट्रीम हो, या आज के दिनों में जो ITI है, इंफो टेक्नोलॉजी स्ट्रीम है, उसके अंदर, तीनों में से किसी भी एक के अंदर। वहाँ पे फौजी ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एक बॉय से जेंटलमैन बनाने का बहुत ही सुंदर तरीके का एक डिसाइड किया गया एक सिलेबस है, जो आपको पता भी नहीं लगता है कि आप एक यंग बॉय, जब आप 16 साल 17 साल की उम्र में ज्वाइन करते हो और जब आप वहाँ से पास आउट होते हो 19-20 साल की उम्र में, आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। वहाँ से जो आर्मी के कैडेट्स है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाते हैं, जो एयरफोर्स के कैडेट्स है वो एयरफोर्स एकेडमी देहरादून डुंडीगल जाते हैं, और जो नेवी के कैडेट्स है वो नेवल ट्रेनिंग एकेडमी कोचिन जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो उनका बीज वहीं पे बोया जाता है जब वो 3 साल की ट्रेनिंग में साथ में है। मैं सबसे पहले कोर्स की बात करूं तो जो पहला कोर्स था इंडिया का, उसके तीनों कोर्समेट जब चीफ बने तो निसंदेह कह सकता हूं कि आर्म फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन, तालमेल बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद की बात करूं तो 56 कोर्स जब पास आउट हुआ और वो जब चीफ के लेवल पे पहुंचे और वहाँ पे जब वो बने, उस टाइम का भी जो तालमेल था बहुत बढ़िया था। उसके बाद एक और कोर्स को हमारे कोर्स में से जब तीनों चीफ एक साथ बने तो निसंदेह कह सकते हैं कि एक जो इसका मेन मकसद था नेशनल डिफेंस एकेडमी को लाने का, वो काफ़ी हद तक पुरवार हो चुका है। वहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के बाद हमारा 1982 में कमीशन मिला एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। उस दौरान हमें भारतीय तोपखाना, दैट इज़ इंडियन आर्टिलरी की 69 फील्ड रेजिमेंट में तैनात किया गया। हम बहुत ही कम उम्र में, लगा लो करीब 20 साल की उम्र में, हमें सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया गया था। उसी दौरान 1982 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हुई, जब खालिस्तान डिमांड करने वाले अपने जो मिसगाइडेड ब्रदर्स थे, उन्होंने हरमिंदर साहब, जो कि स्वर्ण मंदिर का बहुत ही पवित्र स्थल है, वहाँ पे अपना किला बनाया, वहाँ पे उसको फोर्टिफाइड कर दिया और वहीं से पंजाब के टेररिस्ट को पनाह देने लगे। वो एक अनुभव जीवन का, जिसे कहे कि शुरुआत का अनुभव था, जहाँ पे ना तो आप दुश्मनों से लड़ रहे थे, आप सिर्फ अपने मिसगाइडेड ब्रदर्स के साथ लड़ रहे थे, जो कि अपने एडवर्सरीज है पाकिस्तान या चाइना, उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी हुई थी और अपने देश में एक खलबलाहट मचाने के लिए, उनको खालिस्तान अलग स्टेट बनाने के लिए उनको मोटिवेट किया जा रहा था। वो एक ऐसा एक अनुभव था जो कि मुझे करीब 20-21 साल की उम्र में मिला। वो 2 साल जिसकी बदौलत अपने तत्पश्चात जो प्रधानमंत्री थे उनका
मर्डर भी किया गया और उन्हीं के सिख जो गार्ड थे उनके द्वारा। वो एक ऐसा समय था जब अपने देश की परिस्थिति भी काफ़ी नाजुक हुआ करती थी। वहाँ पे आर्टिलरी में 4 साल रहने के बाद आर्टिलरी की एक ब्रांच होती थी, इंडियन आर्टिलरी एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट, उसके अंदर हमें सिलेक्ट किया गया और 4 साल की आर्मी तोपखाने की ट्रेनिंग के बाद हम हेलीकॉप्टर फ्लाइंग के लिए पहले एयरफोर्स एकेडमी, फिर हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल हकीमपेट और उसके बाद देवलाली में ट्रेनिंग ली। और हेलीकॉप्टर यूनिट जो श्रीनगर में तैनात थी वहाँ पे हमारे तबादला किया गया। वो एक 3 साल का टेन्योर जो था, जब सिचुएशन श्रीनगर की बहुत ही बदली हो रही थी। जो आपने कश्मीर फाइल मूवी देखी है वो उसी वक्त को दर्शाती है जब ये सिचुएशन वहाँ पे नॉर्मल से बहुत ही ख़राब होती जा रही थी, जब पाकिस्तानियों ने उनका फोकस पंजाब से कश्मीर की तरफ शिफ्ट कर दिया था और सिचुएशन में वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया जा रहा था, उनके लिए हालात बहुत ही ख़राब किए जा रहे थे। उस टाइम वहाँ से टेररिस्ट को इंडक्ट किया जा रहा था जब भी बॉर्डर में उनको मौका मिलता था। वहाँ पे कैजुअलिटीज़ को इवैक्यूएट करना, अपने खुद के जो जवान थे वेदर के कारण 15-15 हज़ार फीट की ऊंचाइयों पे जो तैनात थे उनको स्नो की वजह से, स्नो विज़ार्ड की वजह से, डिस्टर्बेंसेस की वजह से, वेदर के कारण, तबीयत के कारण उनको इवैक्यूएट करना जा रहा था। या पाकिस्तान की तरफ जो भी हम गोलाबारी चल रही थी उनका ऑब्जर्वेशन करके सही जगह पे अपना आर्टिलरी फायर लाना, ये सब काम हम उस सर कार्यरत थे। उसके बाद पटियाला पंजाब में, राजस्थान के डेजर्ट्स में, नागालैंड के जंगलों में बहुत फ्लाइंग करी। और उसके बाद जब हम लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पे आए तो हमें सिक्किम के अंदर हेलीकॉप्टर यूनिट कमांड करने का मौका दिया गया, जो कि एक अपने आप में एक ऐसा अनुभव था जिसका शब्द में वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। बट एक यंग लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए ऐसी चैलेंजिंग टास्क कि जब आप 5 हेलीकॉप्टर की यूनिट को पूरी मेंटेनेंस, उनका ऑपरेशनल कमिटमेंट, उनकी टैक्टिकल प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट जो भी है वो करना एक बहुत ही गर्व की बात थी। आपके अंडर जो पायलट्स थे, जो इंजीनियर्स थे, आपके जवान थे, उन सब की फैमिलीज़ को देखना, उनको देखना, उन सब की सोच के बारे में जो एक तजुर्बा इतनी कम उम्र में, जबकि हमारी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 37 से 38 साल रही होगी, तो एक अपने आप में एक बहुत ही उल्लेखनीय समय रहा था। उसके बाद जब हम वहाँ से हमें तैनात किया गया, फिर कश्मीर के अंदर पुराना तजुर्बा था ही था। फिर उसी टास्क के अंदर जब सिचुएशन धीरे धीरे ख़राब होती जा रही थी, इलेक्शंस होने वाले थे, तब तक सिचुएशन धीरे धीरे काबू में करने के लिए आर्मी को हर जगह तैनात किया गया था। और ऐसी जगह होती थी कि आपने शांत रहते हुए सिचुएशन को कंट्रोल करना था। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन खुशी की बात है कि भारतीय थल सेना और वायुसेना ने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। उसी टाइम हमारा नेक्स्ट प्रमोशन हुआ फुल कर्नल के रैंक में, और भारतीय सैन्य की 5 रेजिमेंट में से एक ऐसी रॉकेट रेजिमेंट में हमें कमांड करने का मौका मिला गया, और हमने 40 साल की उम्र में उस रेजिमेंट का कमान संभाला। एक अनोखा अनुभव, एक्सपीरियंस, जहाँ पे करीब 1200 से 1300 जवान, उनके बच्चे वगैरह मिला के करीब 2 से 3 हज़ार लोगों को आपकी देखरेख के अंदर रखा जाता है। ऑपरेशनल कमिटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, ये सब का काम करना ये पूरा आपका जिम्मा था। एक कहो कि गॉड जैसा फील होना, एक जैसे कि आपको खुदा मानते हैं एज ए कमांडिंग ऑफिसर। उस टाइम आपकी एक गलती भी एक्सेप्ट नहीं होती है। ऐसे टाइट रॉप वॉक करना और उससे सही सलामत वापस बाहर निकलना एक हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, जो कि हमने बहुत ही कुदरत की मेहरबानी, बुज़ुर्ग के आशीर्वाद से अच्छी तरीके से निभाया था। ये थी हमारी छोटी सी आर्मी की रिक्वायरमेंट की जर्नी, जो आपने सुनना चाही थी, हमने सुनाई आपको। जी सर, आपने आपकी जर्नी तो बताई, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, तो उससे जो कोई भी आर्मी नेवी इसमें जाना चाहता है तो उसको थोड़ा ओवरव्यू भी मिला।
सर मैं आपसे एक दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुजराती है, तो कहीं ना कहीं गुजरात के लोग जो है उसको ऐसा कहा जाता है कि वो बिजनेस पीपल है, लेकिन मैंने काफ़ी सुना है कि काफ़ी गुजराती सभी आर्मी नेवी एयरफोर्स में है। तो इसके बारे में आप बताइए कि गुजरातियों का इंडियन डिफेंस में क्या प्रदान है। ये एक मिसनोमर है कि गुजराती लोग आर्मी नहीं ज्वाइन करते हैं या डिफेंस फोर्सेस में नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है। सैनिक स्कूल का जब आवरण किया गया था 1961 में, आज मैं कहूँ तो हज़ारों स्टूडेंट्स गुजरात से ट्रेनिंग लेके, सैनिक स्कूल से ट्रेनिंग लेके, राजकुमार कॉलेज से ट्रेनिंग लेके, दूसरी केंद्रीय विद्यालय से ट्रेनिंग लेके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में तैनात है। अगर दूसरी बात कहूँ तो अपने फर्स्ट कमांडर इन चीफ जनरल राजेंद्र सिंह जी भी एक गुजराती ही थे। शायद लोग ये भूल जाते हैं जब गुजराती आर्मी में नहीं होने का जिक्र करते हैं। आज से 6 साल पहले लगातार 3 साल 26 जनवरी की परेड को लीड करने वाले जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया भी लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री साहब थे, जो कि मेरे बैचमेट रह चुके हैं। एनडीए में हम दोनों साथ में तैनात थे, और वही इंसान आज वहाँ की अपनी ड्यूटी निभाने के बाद वही नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया, उसके कमांडेंट भी रह चुके हैं। तो अगर आप देखो, ये तो मैं सिर्फ आपको गिने चुने एक दो जो अभी मेरे को याद आ रहा है उनकी बात कर रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारी अहमियत रखने वाली अपॉइंटमेंट्स है जहाँ पे गुजराती तैनात हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है, चाहे वो गैलेंट्री अवार्ड की बात हो, चाहे वो ऑपरेशनल कमिटमेंट हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग हो, चाहे वो लॉजिस्टिक बैकअप हो। हर जगह जो गुजराती ज्वाइन किए हैं, नो डाउट ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ पे गांव के हर एक घर में से एक एक बच्चा फौज में होता है, ये हालात नहीं है राजकोट के, गुजरात के। बट क्योंकि गुजरात में आज बाकी नौकरियों के काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोगों के पास जनरली एक ही चीज़ अवेलेबल रहती है जो कि बहुत आसानी से वो जा सकते हैं, वो है फ़ौज। क्योंकि फ़ौज में ना कोई रिजर्वेशन है। ये सरकार के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये फील्ड भी ऐसा है जहाँ पे जो रिजर्वेशन मांगते हैं उनको बताइए कि रिजर्वेशन लेना है, फ़ौज में क्यों नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, मेडिकल, इंजीनियर, हर जगह रिजर्वेशन चाहिए। फ़ौज में कोई रिजर्वेशन नहीं मांगता क्योंकि वो टफ दुनिया है। जिनको रिजर्वेशन चाहिए, आप फौज में उतने ही परसेंट का रिजर्वेशन उनके लिए रखिए। अगर वो वहाँ पे रिजर्वेशन लेते हैं तभी आप बाकी जगह उनको रिजर्वेशन दीजिए, तब ये सबके लिए आँख खुलने की लिए बात हो जाएगी। जी सर, तो कहीं ना कहीं जो बात है सर, तो हम थोड़ा ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि जो आर्मी ऑफिसर्स, डिफेंस ऑफिसर होते हैं, उसकी लाइफ होती है वो कुछ साल एक जगह पे पोस्टिंग, उसके बाद दूसरी जगह पे पोस्टिंग। तो हमारी बात हो रही थी तो उसमें आपने कहा था कि भाई आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ता है। तो थोड़ा ए पॉइंट ऑफ व्यू आपसे जानना चाहते हैं कि कोई भी इंडियन नेवी, आर्मी या एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उसको कब से शुरुआत करनी चाहिए, और जैसे एजुकेशन, चिल्ड्रन की बात है, पेरेंट्स की बात है, तो वो पूरा ओवरव्यू क्या है वो आपसे जानना चाहते हैं। मेरे लिए एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल है, क्योंकि मेरे लिए ये समय मेरी 14 साल की उम्र में आया था, जब मैं सैनिक स्कूल में अभ्यास कर रहा था। और जब मैंने देखा कि मेरे सीनियर बड़े भाई लोग जो थे वो एनडीए ज्वाइन कर रहे थे, डिफेंस ज्वाइन कर रहे थे, तभी मैंने भी जिस मकसद से सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था, तो सोचा कि मैं भी अपनी प्लानिंग करूं। और 14 साल की उम्र में मैंने ये प्लान किया था कि जीवन को मैंने 20 साल के 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक इंसान की उम्र को 100 साल की उम्र का एक यार्डस्टिक लेते हुए 5 स्टेजेस, पहले 20 साल फर्स्ट स्टेज, सेकंड 20 साल दूसरा स्टेज, तीसरे 20 साल तीसरा स्टेज, चौथा और पांचवा, इस तरीके से। पहला स्टेज में 20 साल में अपनी ट्रेनिंग, अपना एजुकेशन और जो कुछ आप स्किल डेवलप करना चाहते थे वो करना। उसके बाद का नंबर 2 स्टेज, जो कि 20 साल से 40 साल की उम्र तक का था, वो डिफेंस फोर्सेस को देना। फिर तब तक आपकी शादी हो गई होगी, बच्चे होंगे, पेरेंट्स की एज बढ़ चुकी होगी, उनको मेडिकल चैलेंजेस भी आए होंगे। उसको मद्देनज़र रखते हुए तीसरे स्टेज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि फ़ौज की तनख्वाह वगैरह इतनी नहीं होती थी कि आप अपने बच्चों को
बाहर फॉरेन में एजुकेशन दे सकें या कोई ऐसा ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली फीस वाला एजुकेशन दे सकें। तो बाहर निकल के फाइनेंशियल फ्रीडम लेना, अपने पेरेंट्स जिनकी उम्र हो चुकी होगी उनके जो भी हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज़ है उनको एड्रेस कर पाना, और उससे भी साथ साथ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि बच्चे उस तक ऐसे एजुकेशन हायर स्टैंडर्ड में आगे होंगे कि उनको अच्छा एजुकेशन दे पाना, उनको 3-3 साल में शिफ्ट ना होना पड़े, उनको एक जगह स्टेबिलिटी मिले। इस वजह से मैंने सोचा था कि तीसरा स्टेज मैं फ़ौज छोड़ के इन तीनों चीज़ों को जहाँ मैं पा सकूँ ऐसे स्टेज में लाना। तो वही मैंने किया कि सेकंड स्टेज ख़त्म होने के बाद 41 साल की उम्र में प्रीमेच्योरली फ़ौज छोड़ी। और मैंने जब फ़ौज छोड़ी तो इस तरीके से नहीं छोड़ी थी कि मेरा कोई प्रमोशन रुका था या मुझे कोई डिसिप्लिन केस था या ऐसा कुछ। मेरे फुल कर्नल बनने के 11 महीने के बाद, बहुत ही सक्सेसफुली यूनिट कमांड करने के बाद, अपने हर एक जवान, अपने जेसीओ साहिबान, अफसर साहिबान, उनके फैमिलीज़ का प्रेम संपादन करके यूनिट को एक लेवल से अलग लेवल पे ले जाते हुए, अपनी टेल अप रखते हुए, जब मैंने अपना प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया तो मेरे ब्रिगेडियर साहब जो कि मेरे ब्रिगेड कमांडर साहब थे, या मेरे जनरल ऑफिसर कमांडिंग साहब, जीओसी साहब जनरल साहब थे, सबका कहना था कि आप बहुत ही अपने प्राइम एज पे आप फौज छोड़ रहे हो, ये गलत कर रहे हो। मैंने कहा साहब ये डिसीजन मैंने 14 साल की उम्र में लिया था। तो मैं यहाँ पे मैसेज बच्चों को देना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ करते हो तो आपने प्लानिंग करनी है। अगर प्लानिंग के साथ आप करोगे और उसी को रुथलेसली एग्जीक्यूट करोगे तो आपका मकसद आप ज़रूर पालोगे। आज जब मेरा ये तीसरा स्टेज जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले 20 साल अपनी ट्रेनिंग, नेक्स्ट 20 साल फौज के लिए, तीसरे 20 साल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बच्चों का एजुकेशन, पेरेंट्स की देखरेख। और वो जब स्टेज मेरा ख़त्म हुआ, पेरेंट्स की एज, उनकी देखरेख अच्छी तरह चली। पिताजी जब मेरे 56 साल की उम्र थी तब चल बसे। दोनों बेटियां फेयरली अच्छी सिचुएशन पे आ गई। सबसे जो बड़ी बेटी थी उन्होंने दुनिया में सबसे कम उम्र की पायलट का खिताब पाया, एक इतिहास रचा। छोटी बेटी इंफो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में स्नातक करते हुए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका चली गई और वो माइक्रोसॉफ्ट में अपना उन्होंने दाखिला ले लिया, उनको माइक्रोसॉफ्ट ने सिलेक्ट कर लिया। तो 58 साल की उम्र से मेरा चौथा स्टेज शुरू हो गया, जो था अपनी सोसाइटी को वापस देना, जिस सोसाइटी ने हमारे लिए इतना कुछ किया था। क्योंकि 9 साल की उम्र के बाद अपने पिताजी का मैंने एक नया पैसा अपने एजुकेशन के पीछे खर्च नहीं किया था। तो मैं सरकार की सारी स्कॉलरशिप लेते हुए पढ़ा था, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग भी मुझे सरकार की तरफ से मिली थी। तो मेरा नैतिक फ़र्ज़ था कि मैं अभी उसका बदला अपने से, जो जूनियर से, जो दूसरे स्टूडेंट से, उनको ट्रेन करते हुए दूँ। तो ये मेरा स्टेज शुरू हो गया 58 साल की उम्र में, और पिछले 7 साल से यही चल रहा है, जिसके अंदर मैं जो सिविल सर्विसेज हुए, फौज, डिफेंस सर्विसेज हुए, या कोई भी दूसरी सर्विसेज है जिसमें लोग जाना चाहते हैं, उनको मैं इंटरव्यू के लिए ट्रेनिंग करता हूँ। योग प्राणायाम, स्काई डाइविंग, राइडिंग, सेलिंग, ड्राइविंग, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है उनके बारे में भी उनको मैं अवगत कराता हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं किसी भी मूल्य न लेते हुए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ। ये मैं सोचता हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा था। एक छोटा सा किस्सा अगर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, तो जिस चीज़ के बारे में मैं सोचता था कि मैं कुछ भी उनसे इनका कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, वो उन्होंने मुझे बहुत ही ऑपोजिट प्रूव कर दिया। जब मेरे एक एविएटर्स ग्रुप में मेरे एक ब्रिगेडियर साहब ने रिक्वेस्ट करी कि मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर है, उनको 2 यूनिट ब्लड चाहिए। ये गुड़गांव में था, मैं राजकोट में बैठा था। मैंने अपने ग्रुप में ये मैसेज डाला कि गुड़गांव की इस हॉस्पिटल में 2 यूनिट ब्लड चाहिए। मुझे बहुत गर्व के साथ शेयर करना पड़ रहा है अभी, और अच्छा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट में से 14 लड़कियां उस हॉस्पिटल में 45 मिनट के अंदर पहुंच गई, और जहां 2 यूनिट ब्लड चाहिए था वहां उन्होंने 14 यूनिट ब्लड देके, जो मैं सोच रहा था कि मैं मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहा हूं, उसका उन्होंने बदला अपने खून से चुकाया। तो ये है आपके एक अच्छे निर्णय का नतीजा, जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको लोग आपके बिना सोच सको, आपकी सोच के बाहर हो, ऐसी चीज़ों में आपको रिपे करते हैं। ये बहुत ही एक उम्दा तरीका है जीवन जीने का। जब ये मेरे 20 साल ख़त्म हो जाएंगे
तो फिर से मैं पहला स्टेज रिपीट करने वाला हूँ। जबकि मैं अपनी स्वतंत्रता की सेंटेनरी आएगी, सदी पूरी होगी 2047 में, तो भारत का तिरंगा सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे लहराना चाहूँगा। जबकि मेरी उम्र होगी 87 साल की। और ये प्रेरणा मैंने ली थी मेरी बड़ी बेटी से, जिन्होंने दुनिया की सबसे कम उम्र की पायलट बन के इतिहास रचा था। तो मेरे लिए इतिहास रचने का एक ही तरीका बचा था कि कोई बड़ी उम्र का कुछ मैं काम करूं। और आज तक कोई माउंट एवरेस्ट में सबसे बड़ी उम्र का चढ़ा है और उन्होंने सर किया, तो वो है जापान के एक पर्वतारोही, जिनकी 80 साल की उम्र उन्होंने किया था। तो मैं जब 2047 में ये सिद्धि हासिल करूंगा, तब तक हो सकता है बीच में कोई 81 साल, 82 साल, 83 साल वाले शायद सर कर चुके होंगे। लेकिन ये मेरा नतीजा, मैं पक्का सर करके रहूँगा। यह आप लोगों की शुभकामना मेरे साथ रहेगी, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। जी सर, बिल्कुल। आप बात कर रहे थे, मैं आपको सुन रहा था, तो मेरे जहन में एक ही ख्याल आ रहा था कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। तो ऐसी ही बात है। तो सर, मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चा इसमें जाना चाहता है, आर्मी में, डिफेंस सिस्टम में जाना चाहता है, तो उसको ये सैनिक स्कूल से शुरुआत करनी चाहिए या फिर और कोई भी रास्ते हैं कि जहाँ से वो जा सकता है? तो उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए। ये जो आपका सवाल है देवांग भाई, ये उन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा मैं एड्रेस करना चाहूँगा जिनकी या तो शादी हो रही है या शादी करने वाले हैं, और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे की जब मैं बात करूं, तो जिनके बच्चे अभी नर्सरी, लोअर केजी, हायर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में है, अगर तो वो चाहते हैं, अगर वो देखते हैं कि उनका बच्चा इस फील्ड में जाने की रुचि रखता है, जिस तरह कि मुझे पिताजी ने बहुत ही कम उम्र में, 2.5-3 साल की उम्र में, एक 2 खिलौने ला के दिए थे। पहला खिलौना था एक सिपाही का खिलौना, दूसरा था एक हेलीकॉप्टर का खिलौना। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उस टाइम पे रजिस्टर किया होगा, जो मुझे आज अवगत हो रहा है, जबकि मैं माइंड पावर ट्रेनर भी हूँ, एक साइकोथेरापिस्ट भी हूँ, तब कि अगर आप बच्चों को बचपन से इन चीज़ों में आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो अपने आप बच्चों में वो जागरूकता आती है, वो फीलिंग आती है कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूं। तो देखने वाली बात है कि वो 2 खिलौने की जो यादें थी, एक सबकॉन्शियस माइंड ने रजिस्टर करी थी। तो मेरा पहला प्रोफेशन रहा सिपाही का, सोल्जरिंग का, और दूसरा प्रोफेशन रहा फौज में रहते हुए हेलीकॉप्टर फ्लाइंग, जो कि बाद में मैंने सिविल में भी करी, और अमरनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी में बहुत ही प्रवासियों को उड़ाया। तो बचपन से अगर आप बच्चों को ट्रेन करना चाहते हो, तो मैं ये कहूँगा, जितनी भी सैनिक स्कूल से, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, अपनी मिलिट्री स्कूल है, उसमें बच्चे का दाखिला कराइए। पहले तो हमारे टाइम में सिर्फ लड़कों को ही दाखिला मिलता था, लेकिन आज के ज़माने में ना सिर्फ लड़के बट इवन लड़कियों को भी उतना ही मौका है जो कि लड़कों के पास है। तो बच्चों को पहले से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भेजना चाहते हो, तो सैनिक स्कूल और ये जो मैंने स्कूल बताई, इनमें दाखिला करवाइए। उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाने का भी एक ही तरीका है, उनको अच्छे अच्छे सीनियर ऑफिसर्स, जेसीओ, जवान जिन्होंने उल्लेखनीय काम किया है, उनके साथ उनको मिलवाइए, उनसे बातचीत कराइए। जो रिटायर्ड वेटरन्स है हमारे जैसे, उनसे उनका मीटिंग करवाइए। आज सवेरे से लेकर शाम तक बैक टू बैक मेरे पास लोग आते हैं, ये इसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो आपने अभी मेरे से पूछी है। ये अपने देश के अनुशासन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो हर एक पेरेंट्स को इसका ध्यान रखना चाहिए, और ये नहीं सोचना है कि सैनिक स्कूल में बच्चा नहीं गया है तो वो फौज में नहीं जा सकता है। अच्छे अच्छे सीनियर ऑफिसर्स भी सिविल केंद्रीय विद्यालय हुए, दूसरी अच्छी स्कूल्स हुई, सनावर है या मेयो कॉलेज अजमेर है या दूसरी बोर्डिंग स्कूल्स है, वहाँ से भी लोग डायरेक्टली फौज ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने बचपन से ट्रेनिंग शुरू करी होगी तो उनको काफ़ी सरलता रहेगी, उनका माइंडसेट डिफरेंट रहेगा और वो अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे। जी सर, बिल्कुल। आपने समय निकाल कर आज आपके एक्सपीरियंसेस और इन जनरल इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। तो इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है कि हमें ये मौका आपने दिया है। स्पीक बिंदास
और देवांग भाई और दीक्षित भाई दोनों का शुक्रिया कि आपने हमारे साथ ये समय बिताया और हमें एक मौका दिया कि जब हम अपनी जो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें एक फेदर और लगा सके अपनी कैप के अंदर कि लोगों को और मददरूप हो सके। धन्यवाद। जय हिंद। जय